हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है ना आज वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के कौन से टॉपिक, ग्राफ। अब देखो एक बात सुनो, क्योंकि हमें पता है कि जो CSIR नेट वाला एग्ज़ाम है वो तो 15 नवंबर के बाद डेट आई है। तो हम क्या करेंगे, देखो कि जितने भी टॉपिक हो सकते हैं ना उसका शॉर्ट रिवाइज करेंगे, यानी कि अब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ मोस्ट लगता है या फिर जो फॉर्मूला वाइज है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा एक बात और, जो 12th क्लास स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैंने पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ही करवा दिया है ना। तो वो चाहे तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, सिलेबस में नहीं होगा। तो जो 12th क्लास स्टूडेंट हैं वो भले ही इस वीडियो को ना देखें, देखना है देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि इसमें एक्स्ट्रा भी होगा और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा। ये स्पेशली किसके लिए, फॉर द CSIR नेट जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्राफ की बात करनी है ना, तो मैं डायरेक्ट बात करूँगी। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड, किसी भी रिएक्शन की स्पीड। और स्पीड की बात करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम के साथ क्या होना, चेंज होना। तो हम क्या लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये कोई रिएक्शन है, कौन सी, रिएक्टेंट, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे R = -dR/dt। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, +dP/dt। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाता है नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाता है तो कौन सा साइन, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ग्राफ। एक बार मैंने ग्राफ बनाया किसके लिए, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, और एक बार ग्राफ बनाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। सिर्फ ये दोनों ग्राफ जो होंगे वो ही तुम्हारे लिए बेसिक होंगे, बाकी सब बढ़ता जाएगा आगे। अब मैंने यहाँ लिखा ए क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट, या R लिख देते हैं क्योंकि हमने R रिएक्टेंट लिया है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये क्या हो गया, टाइम। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये क्या हो गया, टाइम। इनिशियली रिएक्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होगा, 100 मॉलिक्यूल ले लिए। टाइम के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये लो, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद B की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। पहले कितनी थी, T = 0 पर 0, एज द टाइम इंक्रीजेज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये दो ग्राफ हो गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से ग्राफ की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, तो उसमें क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। अब क्या होता है, देखो इसमें इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहाँ पे सपोज करो इनिशियली 10 थी, 0 हो गई, फिर इसके बाद ये 9, ये 1 है ना, क्योंकि एक रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। मैं जल्दी बताऊंगी। अब धीरे धीरे कम होते गए तो ये 5 और ये भी क्या हो गया, 5। जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। रेट सेम हो जाए, मैंने बोला रेट सेम हो जाए, है ना। इसके लिए ग्राफ क्या आएगा, तो हमें सिर्फ ग्राफ पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा ये है ना इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये नहीं होता, एक बात और ध्यान रखो, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये 10, ये 0, ये 9, ये 1। इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम पर मैंने लिखा है कि ये 5, तो ये भी क्या है यहाँ पर 5। मैं ये नहीं बोल रही कि जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट। इस बात को स्टार मार्क करके चाहे तो तुम लिख सकते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। मैं बोल रही हूँ कि जितने रिएक्टेंट जितने टाइम पर, जैसे 5 रिएक्टेंट हैं पर सेकंड में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी क्या हो रहे हैं, 5 प्रोडक्ट इन 1 सेकंड किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि 10 प्रोडक्ट हैं और विदिन 2 सेकंड वो किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 5। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम पर चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, change of reactant, concentration of reactant with time is equal to the change of concentration of product with time। ठीक है, टाइम को लेके चलना है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि चेंज जो रेट होगी वो दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब मैं बात करती हूँ किसके, ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो अगर हम बात करें ना ग्राफ की, तो इसमें 2 ग्राफ आएंगे। 2 ग्राफ मतलब क्या, एक साथ 2 ग्राफ, एक तो रिएक्टेंट को लेकर और एक किसको लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। तो कैसे आएगा, देखो ये रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ऐसे हो गया,
तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, सही है ना। लेकिन पता है क्या कि इक्विलिब्रियम की ये वाली कंडीशन मतलब सिर्फ ये वाला ग्राफ आएगा क्या रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम के लिए, नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास और भी ग्राफ आते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। जो अपना ग्राफ नंबर 3 होगा, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए 3 की बात करते हैं। देखो अब है ना, ग्राफ को समझने से पहले एक इसका टॉपिक देख लेते हैं, 1 मिनट का है। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम की बात करनी है। एक बात और स्टार मार्क कर लो, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रिएक्शन कौन सी होगी, रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन ऐसे है इरिवर्सिबल, तो कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। अब मेरे को यहाँ पर अगर मैं तुमसे बात करूँ कि ए से बी बन रहा है ना, ए से बी का बनना, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसके लिए हम बात करेंगे ए से बी के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन, तो जो रेट कांस्टेंट आएगा वो भी क्या होता है, के एफ। इसके लिए बात करोगे, ये कौन सी हो गई, बी से ए का बनना बैकवर्ड, हम क्या लिखेंगे, के बी, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ। फॉरवर्ड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ए से बी की, इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फॉरवर्ड, है ना। अब ये बताओ प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर आर एफ, ऐसे लिखेंगे ना, ए पर, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। और अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊँ तो कांस्टेंट के एफ, और ये क्या हो गया, ए। अभी तुम इसका आगे वाला टॉपिक देखना, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा ये तो हो गया फॉरवर्ड। अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड, तो क्या होगा बताओ, जैसे ये फॉरवर्ड है तो ऐसे बैकवर्ड की बात करें तो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, बी से किसका बनना, ए का बनना। ये तो बैकवर्ड रिएक्शन है। अब बताओ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ए बन रहा है, तो ए का बनना किस पर डिपेंड करेगा, बी पर, ऐसे ही तो होगा, बी पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एंड देन आर बी, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कांस्टेंट के बी, और ये क्या हो गया, बी। अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की आ गई और एक कौन सी आ गई, बैकवर्ड की। अब देखो यहाँ पर इसके बाद मैं लिख रही हूँ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें ग्राफ किसके लिए बनाना है, इक्विलिब्रियम पे बनाना है ना। एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दोनों रिएक्शन का जो रेट है, मैंने कहा था ना, रेट इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आर एफ की वैल्यू पुट करो, आर बी की वैल्यू पुट करो। आर एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, के एफ ए, ठीक है, और आर बी की वैल्यू क्या है, के बी ए। ये वैल्यूज़ हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे। अच्छा चलो सॉल्व मत करो, बस ये बता दो, ये इन दोनों का मल्टीपल ये बी है, इन दोनों की क्या है, इक्वल है, ऐसे ही है ना, के एफ ए के एफ बी। हाँ ठीक है। अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि ए की कंसंट्रेशन बी से ज़्यादा है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। अगर ए ज़्यादा है, सपोज करो ए कितना ले लिया हमने यहाँ पर, ए 5 ले लिया, और बी कम है, बी कितना लिया, 2 ले लिया, तो ये दोनों इक्वल तो हुए ही नहीं ना। इसका मतलब अब बताओ दोनों को इक्वल करना है तो क्या करें, हमें ये पता लग गया कि दोनों को इक्वल करना है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 का, ऐसे ही तो करोगे। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 2 का और यहाँ किसका किया है, 5 का, यानी कौन ज़्यादा हो गया, के बी, ठीक है ना। ऐसे याद रखो, अगर ए ज़्यादा है और बी कम है, दोनों को इक्वल करना है। इसमें ए ज़्यादा है तो दूसरी बार हमें किसको ज़्यादा करना पड़ेगा, के बी को। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करती हूँ, बस मुझे तुम्हें यहाँ पर ये बताना था, अगर ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा, के बी इज़ ग्रेटर देन के एफ, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये रिवीजन नोट्स समझो, अपने डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इन सबको मैं हटा देती हूँ यहाँ से और ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम को लेकर 3 ग्राफ आने हैं। वो 3 ग्राफ कैसे होंगे, देखो, आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको सही कर देती हूँ टाइम वाले को, क्योंकि ये थोड़ा नीचे हो गया। इसे करते हैं यहाँ पर, ये इधर, ये ऐसे, और यहाँ लिखा हुआ है टाइम, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले क्या करें, रिएक्टेंट को लेकर चलो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक ग्राफ ये बना, ठीक है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, 0, ये बढ़ती जाएगी, ये वाला ग्राफ बन गया। एक हो गया रिएक्टेंट का और एक किसका हो गया, प्रोडक्ट का। अब देखो यहाँ पर इस वाले लेवल पर आकर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। ये यहाँ पर इधर से ये पैरेलल हो गई दोनों लाइन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये वाली कंसंट्रेशन किसकी है, ए की है। हमें बताया कि ये वाला ग्राफ किसका है, ए रिएक्टेंट का। ऐसे लिखते हैं, ए और ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बी, ठीक है। हमने लिखी थी रिएक्शन, ये ऐसे लिखी थी, हाँ। और ये वाला ग्राफ किसके लिए, प्रोडक्ट किसके लिए, बी के लिए, ठीक है ना, इतनी बात। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात क्या है कि
अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो रिलेशन क्या आएगा? एक बात बताओ, इन दोनों में से ए और बी में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? हमें पता है कि ऊपर वाला ग्राफ ये है, अभी भी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, और बी वाला ग्राफ नीचे बी की वैल्यू क्या है, कम है ना। यहाँ से अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ये ए की वैल्यू है यहाँ पर और ये किसकी है, बी की। अब समझ में आएगा। ए वाला कहाँ पर है, देखो यहाँ से ऐसे ए, इसको मैं हटाती हूँ, इसे भी हटा दो। अब देखो ये ऐसे है ना, तो कौन सी किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। अब बता दो, अगर ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बताओ इस वाले ग्राफ में क्या रिलेशन आएगा? ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिलेशन क्या आएगा कि के बैकवर्ड इज़ ग्रेटर देन के फॉरवर्ड। ठीक है ना, ये वाला रिलेशन आने वाला है। और वैसे भी तुम देखो, एक बात समझो कि ए और बी में से ए ज़्यादा है, ए और बी में से यहाँ पर क्या ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। तो ए ज़्यादा कब होगा? जब क्या होगा, रिएक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब बी क्या कर रहा है, ए को ज़्यादा बना रहा है। ए तभी तो ज़्यादा बनेगा जब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। और यही अपना यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक ग्राफ और बनाती हूँ। देखो अब मैंने क्या किया, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है, ये लो। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पहले 0 थी फिर बढ़ती जा रही है, ऐसा भी तो ग्राफ आ सकता है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये वाली लाइन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए यानी कि ए के लिए, ये वाली किसके लिए, प्रोडक्ट यानी किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, अब बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई? अब तो बी की ज़्यादा है ना। जब बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई अब क्या होगा बताओ, इसका इन्वर्ट हो जाएगा। बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारे पास के फॉरवर्ड इज़ ग्रेटर देन के बैकवर्ड। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वाले में क्या है लिखूँ यहाँ पर, बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, ए से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर बी ज़्यादा है यहाँ पर तो के भी क्या होगा, कम होगा ना, के भी कम है। ठीक है ना। अच्छा, और वैसे देखो इन टर्म्स बात करते हैं तो ए से बी और बी से ए बन रहा है हमारे यहाँ पे। इधर क्या हो रहा है, ऊपर वाला ग्राफ बी ज़्यादा है। बी ज़्यादा कब बनेगा बताओ, बी ज़्यादा तब बनेगा जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। यही तो होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे सही से बनाते हैं कि रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, ये रिएक्टेंट कम होता गया और प्रोडक्ट बढ़ता गया और दोनों सेम हो गए। अब यहाँ क्या होगा, देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर दोनों मर्ज हो गए ना। इसका मतलब इन दिस कंडीशन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम रेट कैसे आ गई कि के एफ इज़ इक्वल टू था क्या हो गया, के बी। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के। ठीक है, ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एक में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा है, एक में फॉरवर्ड का ज़्यादा है, और थर्ड किसको शो कर रहा है, के एफ इक्वल्स टू के बी। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। अपने पास अभी तक 3 ग्राफ हुए हैं। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना कॉन्जिक्यूटिव, सिक्वेंशियल, सक्सेसिव, कॉन्जुगेटेड। ये सारे एक ही ग्राफ के नाम होंगे। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होती है जैसे ये ए है, ए से क्या बना बी और बी से क्या बन गया सी। आप समझ सकते हो कि बी क्या हो गया, एज अ इंटरमीडिएट टाइप वर्क करेगा, एज अ इंटरमीडिएट टाइप वर्क करेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या है, K1। इस रिएक्शन की बात करोगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2। इस रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसे आना है, देखो अब हमारे पास जो इस रिएक्शन के लिए ग्राफ आएगा ना, वो कैसे आएगा कि 2 केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस हैं, अगर मैं बात करूँ केस 1 क्या होगा, K1 की वैल्यू किससे ज़्यादा है, K2 से। ठीक है, और केस सेकेंड की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, केस सेकेंड में K2 इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, K1। ठीक है, ये दोनों ग्राफ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं तुमसे बात करूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई है और पहले ए से क्या बन गया, बी बन गया, यहाँ पर आ गए और फिर बी से क्या हुआ, ए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें अपन बात करते हैं, हाँ ऐसे मान सकते हो कि जैसे किसी ने क्या किया, मुझे एक बुक दी, मुझे बुक दी, मैंने किसी और को दी, ऐसे, तो उसकी स्पीड क्या है। अब मैं बात करती हूँ K1 इज़ ग्रेटर देन K2, तो ये ग्राफ बनेगा अपना। ठीक है, और ये जब ग्राफ बनेगा तो अपने पास वो 2 टर्म्स तो रहती हैं, कौन सी, एक तो रहता है कंसंट्रेशन और एक क्या है यहाँ पे, टाइम। अब ग्राफ कैसे बनेगा ये देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं K1 इज़ ग्रेटर देन K2। केस 1 की बात करते हैं, K1 की वैल्यू ज़्यादा है। K1 की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या समझते हो, K1 की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि A से B जो है ये वाली रिएक्शन की स्पीड क्या है, फास्ट है, और K2 की क्या है, स्लो है। यही तो होगा, ये A से B का बनना फास्ट है, A से B फास्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि A तो जल्दी जल्दी क्या होगा, रैपिडली रिड्यूस होगा। A तो जल्दी जल्दी रिड्यूस होगा क्योंकि K1 की स्पीड ज़्यादा है, और B जल्दी जल्दी क्या होगा, बनेगा। अभी मैं सिर्फ K1 की बात कर रही हूँ,
K1 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, K1 ज़्यादा है मतलब रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। कौन सी वाली रिएक्शन की, इस वाली रिएक्शन की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब A से B जल्दी जल्दी बनेगा। A से B जल्दी बनेगा, इसका मतलब A तो क्या होगा, रैपिडली रिड्यूस होगा। इसको मैं लिखती हूँ A रैपिडली रिड्यूसेस, है ना। A तो क्या होगा, रैपिडली रिड्यूस होगा और B रैपिडली फॉर्म होगा, इतना ठीक है। अब हम इसका ग्राफ को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि A जो हो रहा है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा है, तो इसका ग्राफ हम ये बना दिए। ये लो, ये किसके लिए ग्राफ आया, A के लिए, ठीक है, ऐसे। अब ये वाला ग्राफ क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल। इसकी इक्वेशन ऐसे आती है, A इक्वल्स टू AT इक्वल्स टू A0 E माइनस E अपॉन RT। एक्सपोनेंशियल है ना, इसलिए ये वाला ग्राफ ऐसे आया है, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू mx वाले टर्म्स में होता तो फिर हम वो वाला लिखते। अब देखो आगे, इसके बाद क्या होगा, ये तो मैंने अभी किसकी बात करी है, सिर्फ A की। अच्छा, A तो रिड्यूस हो गया, B क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। B जल्दी जल्दी फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ रैपिडली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे वाली बात करो, K2 वाले की क्या होगा कि K2 कम, K2 के कम है, K2 की स्पीड कम है, इसका मतलब B से C धीरे धीरे बन रहा है। B से C धीरे धीरे बन रहा है, इसका मतलब B जो है, अब इसकी बात करो, B स्लोली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और C रैपिडली, नहीं रैपिडली कहाँ से आ गया, K2 कम है ना, तो C स्लोली क्या होगा, फॉर्म होगा। अब हमें क्या करना है, B के रिड्यूस को धीरे धीरे दिखाना है, B की कंसंट्रेशन को ऐसे दिखाना है कि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ग्राफ कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है, ये ग्राफ नीचे की तरफ। अब रह गया C, फॉर्म हो रहा है, फॉर्म आ रहा है तो ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर। और कैसे फॉर्म हो रहा है, स्लोली है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, कम है, तो C वाला ग्राफ धीरे धीरे ऐसे। एक बात और सुनो, ये वाला ग्राफ है ना, C वाला नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे, क्योंकि B भी फॉर्म हो रहा है, C भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन B क्या है, रैपिडली, तो ये B वाला ग्राफ कहाँ आ गया, ऊपर, और C वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या हो रहा है, K2 ज़्यादा हो गया, तो इसकी बात करूँ मैं, K2 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब पहले K2 की बात करूँ, K2 ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो B से C ज़्यादा बन रहा है ना। और B से C ज़्यादा बन रहा है, कब बनेगा, जब B रैपिडली क्या होगा, रिड्यूस, तभी तो C ज़्यादा बनेगा। B रैपिडली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और C रैपिडली क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ आएगा किसके लिए, कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पे, टाइम। एक सेकेंड, ये दिख रहा है ना, K2 को मैं ऊपर लिखती हूँ। ये हो जाएगा, अगर मैं K2 वाले केस की बात करूँ तो B रैपिडली रिड्यूसेस, ठीक है, और C रैपिडली फॉर्म। देखो, जो काम यहाँ पर किसने किया था, K1 ने किया था, वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, K2 कर रहा है। और K1 वाले केस में क्या हो जाएगा, K1 पे आ जाओ, इसकी स्पीड कम है, K1 की कम है, तो K1 की कम है, इसका मतलब A से B धीरे धीरे बन रहा है, A से B धीरे धीरे बन रहा है, इसका मतलब A जो हो रहा है वो डिकम्पोज धीरे धीरे हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, A डिकम्पोजेस या रिड्यूसेस, कुछ भी लिख सकते हो, डिकम्पोजेस स्लोली, और B फॉर्म्स स्लोली, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ, ये वाला हमने ले लिया, ये यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पे, टाइम, ठीक है। तो पहले किसका बनाएंगे, B की, किसी की भी बात कर लो, सबसे पहले A को देखें तो यहाँ पर डिकम्पोज स्लोली, तो डिकम्पोज हो रहा है। A क्या है, हमारा इनिशियल है रिएक्टेंट, पहले ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। एक की तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ B पर और C पर। B क्या है, पहले तो धीरे धीरे कम हो रहा है, रैपिड, पहले तो जल्दी जल्दी कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और फिर बन रहा है, तो देखो रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो पहले एक सेकंड, अरे पहले A से B है ना रिएक्शन, इसको देखो, पहले A से B है रिएक्शन, है ना, तो B वाला फॉर्म क्या हो रहा है, स्लोली, धीरे धीरे बनेगा, ये लो,
और धीरे। अच्छा एक बात और सुनो, धीरे बनने का मतलब यहाँ से ग्राफ आएगा, और अगर स्लोली फास्टली बन रहा है, रैपिडली बन रहा है तो यूँ ग्राफ आएगा, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ पहुँच गया, अमाउंट बढ़ रहा है, और मैं कह रही हूँ धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है तो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी यहीं पर अटका रहेगा, ठीक है। बी फॉर्म स्लोली, पहले ये वाला आएगा, K1 वाला है ना, अब क्या हो रहा है, बी रैपिडली रिड्यूसेस, इसका मतलब मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये ले, ठीक है, ये तो हो गया धीरे धीरे बन रहा है, और फिर क्या हो रहा है, जल्दी से डिकम्पोज हो रहा है। और सी रैपिडली फॉर्म, सी रैपिडली फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, रैपिडली है ना, रैपिडली वाला ग्राफ तो ऐसे ही आना है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर सी, ये क्या है यहाँ पर बी। एक बार मैं बी वाला तुम्हें दोबारा बता देती हूँ, बाकी सब तो ठीक है। जो बी वाला ग्राफ है वो कैसे आया, यहाँ पे है रैपिडली रिड्यूसेस, और यहाँ पे बी क्या है, स्लोली फॉर्म। तो कौन सा ग्राफ पहले बनाओगे वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। पहले क्या है अपने पास K1 है ना, ऑर्डर वाइज देखो K1, तो हम K1 की बात करेंगे, K1 वाले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बी फॉर्म स्लोली, धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, इतना ही अमाउंट बढ़ पाया इसका, देखो ये वाला कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे ज़्यादा बन रहा था बी तो हमने ग्राफ ऊपर दिखा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पे नीचे। फिर K2 की बात करो, K2 वाले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बी रैपिडली रिड्यूसेस, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये दो ग्राफ हो गए, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अपना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूंगी इसको नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन। पहले पैरेलल रिएक्शन का मतलब समझते हैं। पैरेलल रिएक्शन होती क्या है, टू प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन में जब दो प्रोडक्ट बन रहे हो, टू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड क्या हो, अलग अलग। स्पीड का मतलब क्या हो गया कि एक तो बनेगा मेजर और एक क्या बनेगा, माइनर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये रिएक्शन है फिनॉल, हमने पढ़ रखी है फिटलक्राफ्ट रिएक्शन। फिटलक्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी। हमें सिर्फ एग्जाम्पल लेना है एल्काइलेशन। CH3 ग्रुप को ऐड करवाया, एक बार कहाँ पे ऐड होगा, HCl बाहर गया, ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है। ये रिएक्शन हमने 12th क्लास में देख रखी है ना, और आगे भी बहुत बार देख रखी है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो पैरेलल रिएक्शन है उसका ग्राफ किसके लिए आया, इन वाली रिएक्शन के लिए। अगर मैं जनरल बात करूँ तो देखो ये क्या है, A अपना रिएक्टेंट है, उससे B भी बन रहा है और C भी बन रहा है, ये B हो गया और ये क्या हो गया C। इनमें से क्या होगा, मेजर माइनर बनते हैं, तो ये मेजर कर लेते हैं और ये क्या हो गया माइनर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर B और C, अगर मैं लिखूँ इसका इनिशियल अमाउंट A है तो बताओ क्या इसका X और इसका X होगा, नहीं, इसका क्या होगा। अगर मैं लिख रही हूँ इसका अमाउंट सपोज करो X है तो दूसरे वाले का अमाउंट क्या होगा, Y होगा, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अच्छा, अब A से B इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1, और A से C इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K2। अब मैं ग्राफ बना रही हूँ किसके लिए, लेकिन वही बात यहाँ पर भी दो कंडीशन आ गई, कौन सी, केस 1 केस 2। केस 1 की बात करते हैं यहाँ पर, इफ़ K1 इज़ ग्रेटर देन K2, अगर मैं ये लिखूँ तो ग्राफ कैसे आएगा, K1 ज़्यादा है, K1 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाली रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, ऊपर वाली रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब A से B ज़्यादा बनेगा, तो B ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर B ज़्यादा बनेगा, तो ये वाला ग्राफ कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखो K2 की स्पीड क्या है, कम है, K2 की स्पीड कम है, यानी नीचे वाली रिएक्शन की स्पीड कम है, नीचे वाली रिएक्शन की स्पीड कम है तो C बनेगा तो सही, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, कम, तो ये वाला ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे। ये वाला ग्राफ किसके लिए, B के लिए, ये वाला ग्राफ किसके लिए, C के लिए। अब बताओ A का ग्राफ कैसे आएगा, A तो रिएक्टेंट है ना, वैसे ही कम होना है, तो इसका ग्राफ तो वैसे ही कहाँ आएगा, नीचे। ये वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, A के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया केस 1। केस 2 की बात करो, K2 ग्रेटर देन K1, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये वाला ग्राफ मैं बनाऊंगी नहीं, तुम खुद से बनाओगे, कैसे कि K1 ग्रेटर देन K2 है तो A तो वैसे ही कम होने वाला है, ये तो सेम ही रहेगा। इस बार K2 ज़्यादा है, K2 ज़्यादा है यानी C ज़्यादा बनेगा, C आ जाएगा ऊपर और B कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। बहुत सिंपल ग्राफ है ये तो, एक मेजर एक माइनर, जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा है वो वाला प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है अपनी सिंपल केमिकल रिएक्शन। अगर सपोज करो कि सिंपल केमिकल रिएक्शन के लिए हमें ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, है ना, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इसके लिए भी दो ग्राफ है, पता है, इस बात को याद रखना। अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आता है, सिर्फ इतना आता है, तो ये ध्यान रखो कि कंसंट्रेशन रिएक्शन के स्टार्ट होते ही रिएक्टेंट की कुछ नहीं दे रखा तो हम रिएक्टेंट की बात करेंगे, कम होती जाएगी। और अगर एग्जाम में ऐसे दे रखा है रेट और टाइम, तो रेट का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन की स्पीड, स्पीड का मतलब क्या, प्रोडक्ट का बनना, तो प्रोडक्ट तो बनता ही जाएगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट बनता जाएगा, इसका मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है।
ये वाली बात ध्यान रखना, अगर रेट वर्सेस टाइम आता है तो रेट का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब प्रोडक्ट का बनना, और प्रोडक्ट एज द टाइम इंक्रीजेस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ये वाला ग्राफ आएगा। और कंसंट्रेशन के लिए ये वाला ग्राफ आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके लिए, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन वाला ग्राफ मैंने पहले बता रखा है, ठीक है, तो इसको मैं एक तो ये बना लेती हूँ 7th आर्हेनियस ग्राफ, क्योंकि मैंने बता रखा है, उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। बस एक बार ये देख लो कि k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर e है ना, e कौन सी टर्म होती है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को ऐसे समझ लो कि पावर वाली टर्म है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, देखो पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाले को डाल लेती हूँ, एक ग्राफ बना लेते हैं बस। वैसे मैंने इसका जो ग्राफ है वो पहले बता रखा था लॉग वाली टर्म में, वो तुम डिस्क्रिप्शन से देख लेना, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, k इक्वल्स टू a अपॉन, क्या लिखे इसको, पावर को नीचे ले आए तो e इक्वल्स टू ए अपॉन आर टी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, बताओ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ई ए अपॉन आर टी, बताओ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इतना तो समझते हो। ये नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज, तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। फिर ई ए अपॉन आर टी, अब ये बताओ ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या है, कम है ना, ये वाली वैल्यू कम हो रही है, तो ये वाली वैल्यू ई की पावर है तो ये भी कम हो गई। ऐसे समझो, देखो जैसे यहाँ पर है ई और ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी को मैं लिख रही हूँ, ई अपॉन आर टी को मैं लिख रही हूँ एक्स, ठीक है, एक्स लिख रही हूँ, ये लिख दिया मैंने एक्स। पहले ई की पावर क्या है, कम है ना, ये ई की पावर 2 है। फिर आर टी और भी कम हो जाएगी, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर ये क्या है 1। इसका मतलब कोई नहीं, इससे थोड़ा डाउट और बढ़ गया तुम्हारा, है ना, ऐसे समझ लो डायरेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ऊपर वाली ई अपॉन आर टी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, इतना हम जानते हैं पहले से ही। अगर पावर कम होती जा रही है तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम ही होती जाएगी। अब इसके बाद क्या हो गया, ये नीचे वाली वैल्यू पूरी कम हो गई, नीचे वाली वैल्यू पूरी कम हो गई तो ऊपर वाली के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, के वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा। हमें तो क्या चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस, लास्ट में क्या आया, के इंक्रीजेस, सही है ना। वैसे भी देखो, अगर तुम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, अगर हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स क्या होती है, इंक्रीज होंगी, रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा तो के यानी कि रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, अच्छा अब इसके लिए 2 ग्राफ है, कौन कौन से, एक तो मैं ये वाला ग्राफ बनाऊँ और एक ये वाला एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, पावर वाली फॉर्म में ग्राफ। कौन सा ग्राफ सही है, क्योंकि हमारी जो आर्हेनियस इक्वेशन है उसमें ई वाली टर्म है ना, पावर वाली टर्म है, तो ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये टेम्परेचर है और ये क्या है, के रेट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ की बात करते हैं। इनमें से एक्सो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक एक बार मैं दोबारा से लिखूँ क्या, वैसे मैं बोल भी रही हूँ, एंडोथर्मिक और ये है एक्सोथर्मिक, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, एंडोथर्मिक, अब ये दिख रहा होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, इसको समझो, जल्दी से समझते हैं। ये कोई मार्कर मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अब मैंने इसको हीट किया तो हीट करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा ना, ठीक है। मैं इसको और हीट कर रही हूँ और मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, और हीट कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा हम इसको एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, इस रिएक्शन की रेट उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। तो ये वाला ग्राफ कैसे आता है, ऐसे। ये टर्म तुम्हें याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, ठीक है, इसको तुम याद रख लेना। अच्छा एक्सो की बात बताओ, अब तुम क्या बोलोगे कि एंडो में हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो स्पीड ज़्यादा हो गई, ग्राफ बढ़ गया। एक्सो में बताओ क्या होगा, इसका सेम रहेगा या उल्टा हो जाएगा। एक्सो में पता है तुम क्या बोलोगे, ऐसे कर दो मैडम, है ना, और ये ग्राफ क्या हो गया, गलत है। इस पे स्टार मार्क करो एक्सोथर्मिक वाले पे, क्योंकि कुछ नया ग्राफ है, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। एंडोथर्मिक में दिख रहा है ना, ठीक है, एंडोथर्मिक में ग्राफ ऊपर बनता है। अच्छा ये रेट वर्सेस टाइम ही है ना, इसको ध्यान रखना, ये रेट वर्सेस टाइम है। अब क्या होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पे बात करते हैं तो हमने क्या लिखा, पहले एक रिएक्शन लिखते हैं और वो रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे
PCl5 और यहाँ पे PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन के लिए बात बताओ, डेल्टा एन कितना होगा? डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। अच्छा एक सेकंड, रिवर्सिबल रिएक्शन कितने हैं? एक और एक कितने हो गए? 2। 2 - 1 कितना हो गया? 1। ये डेल्टा एन कितना आया? 1। अब ये बताओ, ये PCl5 है ना, ये लिया मैंने यहाँ पर PCl5। बताओ PCl5 अपने आप ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी हम दे रहे हैं, यानी कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडो। इसका मतलब PCl5 से इसका बनना कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडो। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है तो 100% बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? एक्सो होगी। एक बात तो ये समझ लो कि ऊपर वाली रिएक्शन एंडो है तो नीचे वाली क्या होगी? एक्सो होगी। इतनी बात ठीक है? चलो मैं लिख लेती हूँ इसको। अब यहाँ पे डेल्टा एन मैंने तुम्हें बता ही दिया, कितना आया? 1 आया। हमने कैसे किया? प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें फॉरवर्ड की, जहाँ पर भी +1 आएगा, जहाँ पर भी डेल्टा एन पॉजिटिव आता है, डेल्टा एन का मतलब है प्रोडक्ट मोल। थोड़ी देर के लिए नीचे वाली रिएक्शन को हटा दो, एक्सो को हटा देती हूँ मैं, ये लो। डेल्टा एन का मतलब है प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, और 2 - 1 कितना हो गया? +1। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और अगर कहीं पर ये डेल्टा एन क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पर K फॉरवर्ड, ये तो K फॉरवर्ड है, और ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई? K बैकवर्ड। अगर मैं बात करूँ K फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, तो तुम क्या बोल दोगे? क्योंकि हमें पता है कि PCl5 इसमें ब्रेक हो रहा है, अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है ना। तो KF, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, वो कौन सी रिएक्शन के लिए आया है? एंडोथर्मिक के लिए। और K बैकवर्ड किसके लिए आया है? एक्सोथर्मिक के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? K फॉरवर्ड भी हो गया, बैकवर्ड भी हो गया। अब सपोज करो कि मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया? इंक्रीज। ठीक है, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनमें से कौन सी रिएक्शन इंक्रीज होगी? बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनमें से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। भाई टेम्परेचर दे दिया, ज़्यादा ब्रेक होगा, इसका मतलब हमें पता है कि KF क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा, K फॉरवर्ड ज़्यादा बढ़ेगा। और अपने पास क्या होता है? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। हम ये जानते हैं पहले से ही। K फॉरवर्ड K बैकवर्ड में से अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या ज़्यादा हुआ? KF ज़्यादा हो गया। KF ज़्यादा तो इसका मतलब K इक्विलिब्रियम भी क्या हो गया? ज़्यादा। यानी इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? ज़्यादा। इस रिएक्शन में हमने दोनों कंसीडर कर लिया, एंडो भी है और एक्सो भी है, दोनों हैं। लेकिन हमने ये देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KF क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी वाली कंडीशन डिस्कस करते हैं। कौन सी? देखो, इस वाले पॉइंट को तुम बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बताओ क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक बात तो जानते हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। मॉलिक्यूल ब्रेक कहाँ पर हो रहा है? PCl5। किस में ब्रेक हो रहा है? इधर बैकवर्ड चलो, PCl5 ब्रेक हो रहा है किस में? PCl3 और Cl2 में। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो कुछ मत देखो, बस इतना तो समझते हो ना कि रिएक्शन रिएक्टेंट ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? बैकवर्ड, सही है ना। टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब इस वाली रिएक्शन के लिए K बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज, सही है ना। रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। चलो ठीक है, बैकवर्ड में गई। इसके बाद क्या होगा? K बैकवर्ड में जाने के बाद अगर बैकवर्ड की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फॉरवर्ड की क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो इसको। ये इसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स करके लिखा है। डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट मोल। प्रोडक्ट कितना है? 1 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं? 2। इसको सॉल्व करेंगे, -1 आएगा, एंड द -1 मीन्स एक्सोथर्मिक, +1 मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? एक्सो है, और बैकवर्ड कौन सी है? अगर ऊपर वाली एक्सो आ रही है अपनी, तो 100% नीचे वाली क्या आएगी? एंडो आएगी। ठीक है, एक तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, और दूसरा कॉमन कंसेप्ट लगाओ, हीट दो, हीट देने पर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, यानी PCl5 ब्रेक होगा और ये बनाएगा। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? बैकवर्ड। ठीक है, हीट देने पर PCl5 बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड वाली क्या हो गई? एंडो हो गई। इसको हीट की जरूरत है तभी ब्रेक होगा। अगर बैकवर्ड एंडो है तो फॉरवर्ड क्या हो गई? एक्सो हो गई। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो तुम बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? रिएक्टेंट और ब्रेक होगा, और ब्रेक होने का मतलब नीचे वाली रिएक्शन कौन सी है? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, बैकवर्ड की ज़्यादा है तो फॉरवर्ड की क्या होगी? कम होगी। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो क्या होगा? इधर मत देखो, इसको देख लो, इसका इन्वर्स कर दो।
के बी क्या हो जाएगा कम और के एफ क्या हो जाएगा ज़्यादा, यही तो होगा, हमें उल्टा ही तो करना है। अब क्या है के इक्विलिब्रियम क्या होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। अब बताओ क्या हो रहा है टेम्परेचर, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, किसके क्या ज़्यादा हो गया यहाँ पे के फॉरवर्ड ज़्यादा है और के फॉरवर्ड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा ज़्यादा होगा, सही है ना। के फॉरवर्ड ज़्यादा तो के इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। इनमें से एक ग्राफ मैं बताती हूँ, दूसरा तुम बताना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के फॉरवर्ड क्या हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ लिखा टेम्परेचर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स में ही आएगा ग्राफ, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्यों आता है, अगर तुम्हें बाकी सब याद नहीं है तो इतना याद रख लो कि अपने पास आरएनएस इक्वेशन होती है के ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही है ना, तो ये जो ग्राफ आएंगे वो किस में आएंगे एक्सपोनेंशियल में। वैसे ये सिर्फ मैंने आइडिया दिया है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ठीक है। एक ग्राफ मैंने बता दिया, दूसरा थोड़ा बहुत तो तुम भी करोगे, इसको करके देखना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है हम बात करते हैं किसकी एंजाइमेटिक ग्राफ। एंजाइमेटिक मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, जो अपनी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उन सब के लिए किसकी ज़रूरत है एंजाइम की ज़रूरत है ना। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है नंबर पॉइंट तुम देख लेना, मुझे नहीं ध्यान, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। और एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने रेट और ये लिखा टाइम। अब एक बात बताओ, क्या टाइम इंक्रीज करने पर, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम कहाँ से आ गया टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या एंजाइम हमेशा ही वर्क करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हम भी जानते हैं कि एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, उसके बाद अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो मैक्सिमम हो जाएगी स्पीड, और फिर अगर हमने और ज़्यादा कर दिया तो एंजाइम क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं ना। ब्रेक हो गए तो इसका मतलब उनकी रिएक्शन पावर क्या हो जाएगी कम। तो ये वाला ग्राफ कैसे आता है ऐसे, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसके लिए एंजाइमेटिक ग्राफ है, थोड़ा सा नीचे लिखा तो बस ऐसे आता है एंजाइम कैटालाइटिक ग्राफ, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं एंजाइम कैटालाइटिक ग्राफ। अच्छा अब देखो इम्पोर्टेंट, इसी से सिमिलर है, कौन सा ग्राफ है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ग्राफ। अपना नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ग्राफ। इसकी बात करते हैं, जैसे सपोज करो ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे। इस रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और ये बन गया साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है निकिल कैटेलिस्ट है, और ये जो निकिल कैटेलिस्ट होता है ना, ऐसे सपोज करो ये रहा, ये निकिल कैटेलिस्ट है, इसकी सरफेस पे कौन आकर एड्जॉर्ब होगा, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। अब अगली बात सुनो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सपोज करो ये हाइड्रोजन है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो बॉन्ड क्या होंगे वीक होते जाएंगे और इनके बीच क्या होता जाएगा ये एड्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर एड्जॉर्प्शन क्या होगा इंक्रीज़, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब सपोज करो कि हाइड्रोजन यहाँ पर आकर एड्जॉर्ब हो गया है ना, अब हमने और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया होगा, अगर हमने और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो अब क्या होगा, अब तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर या डेफिनेट टेम्परेचर तक तो ये वर्क करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हाइड्रोजन पहले निकल की सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब होगा, फिर साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन होगी हेक्सेन की। लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो बॉन्ड बनेगा नहीं, बल्कि बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम वैसे ही आना है, कैसे ऐसे, पहले इंक्रीज़ हुआ मैक्सिमम और फिर क्या हो जाएगा डिक्रीज़, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ग्राफ। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, जो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट के बीच में कौन सा फोर्स है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं बोलती भी जा रही हूँ, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाता है वीक हो जाता है, अट्रैक्शन बिकम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स वीकर, ठीक है। वो क्या हो जाता है वीक हो जाता है, और वीक हो गया तो फिर कम हो जाएगी, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई कम हो गई, ठीक है। जल्दी जल्दी और ग्राफ देखते हैं, जो छोटे छोटे से ग्राफ हैं, बस हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बिल्कुल सेम एंजाइमेटिक रिएक्शन,
जैसे कि अपनी बॉडी में होने वाली रिएक्शन वो थी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो इससे पहले देखी थी। अब कौन सी है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब फिजिकल रिएक्शंस जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं, और वो भी क्या करेंगी, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जनरली कितना रहता है? फिक्स रहता है ना। इसका मतलब पहले इंक्रीज होगी और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे आएगा। ये वाले किस रिएक्शन के लिए? फिजियोलॉजिकल। अच्छा, रेट वर्सेस टाइम ही है ना, ये ध्यान रखना कि क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जनरली फिक्स ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो पहले इंक्रीज और फिर इतना मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इधर आकर क्या होगी, रुक जाएगी। इससे ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर नहीं होगा, एंजाइम क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल। तो अधिकतर जो 4-5 ग्राफ हैं वो तो देखो इसी बेस पे कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन से, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल नाम सुना होगा तुमने, क्या होता है फोटोकेमिकल? जिसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है बताओ? फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमें लाइट की ज़रूरत होती है। बताओ वहाँ पे टेम्परेचर वर्क करता है क्या फोटोकेमिकल में? नाम में फोटो आ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर तो वर्क नहीं करने वाला। जब वहाँ पे टेम्परेचर है ही नहीं तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी नहीं, और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी इसका मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये लिखा मैंने रेट, ये लिखा मैंने टाइम। कौन सी रिएक्शन की बात चल रही है? फोटो केमिकल रिएक्शन एंड द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिएक्शन, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। AE माइनस EA/RT, टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी की इनको ज़रूरत ही नहीं होती, तो पावर क्या हो गई, 0। इसकी पावर 0, बेस की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या हो गई, 1। दैट मीन्स K इक्वल्स टू क्या हो गया, A। K इक्वल्स टू A का मतलब हो गया कि ये जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और ग्राफ है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, सेम ग्राफ आने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होती है, जब अपन न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तभी तो होता है, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो ये वाली ग्राफ में कैसे आना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। फोटोकेमिकल ग्राफ भी यही आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन भी ग्राफ आएगा। अब लास्ट में 2 ग्राफ और रह गए। एक्सप्लोजिव ग्राफ क्या होता है? एक्सप्लोजिव मतलब क्या होता है कि पहले तो उनमें रिएक्शन क्या होती है, धीरे धीरे होती रहेगी। भाई रूम टेम्परेचर पर भी तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, और जितनी वाइब्रेशन करेंगे, हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, सपोज करो पहले 29 डिग्री सेल्सियस था, अब 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। रेट और ये क्या हो गया वर्सेस टेम्परेचर। कौन सी ग्राफ की बात चल रही है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। अब क्या हुआ, एक्सप्लोजिव मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लास्ट टाइप हो जाता है, यानी कि एकदम से इस रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये रहा। इसके बाद एक और ग्राफ रह गया, कौन सा, कंबशन ग्राफ। कंबशन ग्राफ की बात करते हैं। इसमें क्या आने वाला है, कंबशन ग्राफ में एक रिएक्शन लिखते हैं C+O2 और क्या बनेगा, CO2। ये वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं ना। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, देखो, क्योंकि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, बर्निंग होती है। बर्निंग किसका होगा, सॉलिड का ही करेंगे यहाँ पर अपन। सॉलिड को जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड के हमारे पास 2 टाइप हैं, कौन कौन से, एक तो क्रिस्टलाइन और दूसरा कौन सा है, अमॉर्फस, है ना। क्रिस्टलाइन और कौन सा है, अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, अमॉर्फस में पार्टिकल अरेंज नहीं होते, इतना हमें पता है। आगे क्या होगा, देखो, रेट वर्सेस टाइम की बात कर रहे हैं, अरे टाइम नहीं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हीट करने पर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में क्या आता है, इरेगुलर हो जाएगी, मॉलिक्यूल के बॉन्ड वीक हो जाएंगे, बॉन्ड वीक होंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, इरेगुलर हो गई। इरेगुलर हो जाने से क्या होता है, इसमें जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज और साइमल्टेनियसली क्या होगा, डिक्रीज। ये साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा और ये वाला क्या होगा, डिक्रीज। ऐसे चलती रहेगी कब तक, जब तक हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कंबशन वाले में ग्राफ कैसा आता है। आई होप कि आज हमने बहुत सारे ग्राफ देख लिए होंगे। अब है ना इंक्रीज और डिक्रीज ग्राफ, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर्व। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें
देखो मैं डिटेल में एक एक टॉपिक को डेरिवेशन करवाना तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहले सारे फॉर्मूलेस देखेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले वाइज उसके न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, फिर उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। जितने भी केमिकल काइनेटिक्स से मोस्ट न्यूमेरिकल बनते हैं नेट गेट में, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम उतने कर लेंगे, ठीक है ना। दैट्स ऑल।